Hello everyone, welcome to Harshita Shirwani classes. So this is chapter number 2 of class 12th marketing, जिसका नाम है प्राइस डिसीजन. प्राइस डिसीजन से ही आप समझेंगे इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि कितना प्राइस रखें. प्रोडक्ट डिसाइड होने के बाद हम सोचते हैं कि अब इसकी प्राइसिंग करनी है, मार्केट में हम इसे कितना के बेचेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले प्राइस का मतलब क्या होता है. मनी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस. किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आप जितने भी पैसे पे करते हो या जितने भी पैसे पर्सन रिसीव करता है, अगर वो आपको प्रोडक्ट देता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्राइस. ठीक है. द अमाउंट नीडेड टू एक्वायर सम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और इट्स अकम्पनिंग सर्विसेज. ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बो भी हो सकता है. तो अब इसमें क्या याद रखोगे, मनी जो भी चार्ज किया गया है, मनी चार्ज्ड गुड्स के लिए हो, सर्विस के लिए हो या गुड्स प्लस सर्विस के लिए हो, उसे क्या कहा जाएगा, प्राइस कहा जाएगा. राइट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें आपके एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएं. मतलब आप प्रोडक्ट लेते हो, उस पर कुछ वर्किंग्स करते हो, फिर उसके बाद उसमें अपना कुछ जितने भी आपके खर्चे हैं उसका टोटल कर लो और उसमें कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके हम क्या करते हैं, एक राइट प्राइस निकाल लेते हैं. तो राइट प्राइस कौन सा प्राइस है, जो सारे के सारे खर्चे कवर करे प्लस उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए फॉर द बिजनेस. उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग. एक मिनट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग. ऑब्जेक्टिव्स हमारे मेजरली 3 हेड्स में डिवाइडेड है. प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एंड पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव. कौन कौन से हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट रिलेटेड एंड पब्लिक रिलेशन. सबसे पहले देखना है प्रॉफिटेबिलिटी. अब आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है. और जब भी हम किसी चीज़ में पैसे लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं वहाँ से हमें क्या आए, कुछ रिटर्न्स आए. ठीक है, तो हम इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि प्राइस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि हमारा जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिले. अगर हमने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं और हम चाहते हैं हमारा इस पर एटलीस्ट 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो, तो 1 लाख का 10% हो जाता है 10,000 रुपीज़. तो हमारे को प्राइस ऐसा रखना है, बिल्ड अ प्राइस स्ट्रक्चर इन सच अ वे कि आपको सफिशिएंट रिटर्न मिल पाए जो आपने सोचे हैं अपनी कैपिटल पे और अपने इन्वेस्टमेंट पे. इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड. चलिए आगे देखिए. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. हर फर्म चाहती है कि उनका प्रॉफिट क्या होए, मैक्सिमम होए, जिससे फर्म क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, बिजनेस सरवाइव कर पाए. लेकिन आजकल क्या होता है, जो हमारी फर्म्स होती हैं वो सिर्फ सर्वाइवल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस नहीं करती हैं. वो आजकल अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं. नॉट ओनली फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स बट ऑल्सो ऐसी एक्टिविटीज कर रही हैं जिससे क्या हो रहा है, सोसाइटल ऑब्लिगेशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं. उसके बाद देखिए मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स. मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में कैसे याद करेंगे, MMP. सबसे पहला है हमारा मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन इन मार्केट, मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग मार्केट शेयर, प्राइस स्टेबलाइजेशन. आपको हेडिंग्स हमेशा, जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको हेडिंग्स हमेशा याद होनी चाहिए. अंदर का कंटेंट आप समझ लो, खुद बनाकर लिख सकते हो. ठीक है, अब जैसे यहाँ है मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन इन द मार्केट. अब आपकी जो मार्केट है उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे. ठीक है, उन कॉम्पिटिटर्स को आप बीट कर सकते हो, अपना प्राइस क्या करके कम रख सकते हैं. ठीक है, कम रख के आप क्या कर सकते हो, उन कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हो. या फिर आपको एटलीस्ट ऐसा प्राइस रखना है जो आपके कॉम्पिटिटर लेवल से क्या करे, मैच करे. ठीक है, प्राइस इज सेट एज पर कॉम्पिटिटिव लेवल इन द मार्केट बाय सम फर्म्स. कुछ फर्म्स होती हैं जो प्राइस सेट कर देती हैं. उन्होंने प्राइस सेट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, आगे जो दूसरी फर्म्स हैं वो प्राइस सेट करती हैं. समझ गए, प्राइस ऐसा सेट करना है आपको कि आपका एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर रहे. कुछ फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस सेट करती है, उनके प्राइस सेट किए हुए पर आपको क्या करना होता है, अपने प्राइस सेट करने के लिए उसको यूज करना है एज अ बेस. उसके बाद देखिए
कुछ फर्म्स तो फॉलो करती हैं बिलो कॉस्ट प्राइसिंग टू प्रिवेंट न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। हम क्या करेंगे, ऐसा प्राइस रखेंगे जो कि बहुत कम है, जो दूसरी फर्म्स क्या करें, अफोर्ड ना कर पाए। अगर वो दूसरी फर्म इतना कम प्राइस रखेगी तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लो कॉस्ट लाने के लिए जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल करती हैं। इसके बाद है मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग मार्केट शेयर। अगर आपको अपना मार्केट शेयर इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही प्राइस को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज प्रेवलेंट इन इंडस्ट्री दैट हैव अ प्राइस लीडर। जहाँ पे किसी मार्केट में प्राइस लीडर है उस इंडस्ट्रीज में ये फॉर्मूला यूज होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन का। एग्जाम्पल देखिए, ओलिगोपोली मार्केट्स होती हैं जिसमें क्या होता है, बहुत कम सेलर्स होते हैं और एक बिग सेलर क्या होता है, प्राइस को सेट करता है और बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं और अपने प्राइस को स्टेबलाइज करते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब ऑन द सेम टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई भी फर्म एंगेज नहीं होना चाहती प्राइस वॉर में, इसलिए क्या करती है, जो बिग सेलर ने सेट कर दिया प्राइस, उसी को सेम प्राइस को हम क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए सेट कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दे मे इवन फॉरगो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी और शॉर्ट सप्लाई इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज प्राइसेस। कभी प्राइस को स्टेबलाइज करना हो तो सप्लाई थोड़ी कम कर देते हैं और जब मौका मिलता है तो प्राइस को प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। दिस इज बिकॉज प्राइस स्टेबिलिटी हेल्प्स इन प्लान्ड एंड रेगुलर प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। जब मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी रहती है तो प्रोडक्शन लॉन्ग रन में क्या हो जाती है, प्लान्ड और रेगुलर हो जाती है। समझे, इसमें क्या याद रखोगे, प्राइस स्टेबलाइजेशन कौन सी मार्केट में होता है, जहाँ पे एक प्राइस लीडर हो। प्राइस लीडर हमेशा एक बिग सेलर होगा। और ऐसी कौन सी मार्केट होती है, ओलिगोपोली। यहाँ पर प्राइस वॉर्स ना हो इसलिए ही प्राइस स्टेबिलिटी लाई जाती है। प्राइस के ऊपर कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से लड़ाई ना करें कि भाई मैंने 10 रखा है तो वो 15 रखें, 15 रखा है तो 20 रखें। तो ऐसे प्राइस के ऊपर लड़ाई नहीं हो इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइस को स्टेबलाइज कर देते हैं, जो कि लॉन्ग रन में हेल्प करता है प्लान्ड और रेगुलर प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर 2 पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज देखिए एनहांसिंग पब्लिक इमेज ऑफ दी फर्म। जैसा प्राइस आप सेट करते हो उसके हिसाब से आपकी ब्रांड रेपुटेशन होती है। इवन अगर आपकी ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे, आप हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और एक ब्रांड इमेज भी बनी रहती है, कस्टमर का भी ट्रस्ट बना रहता है कि आप एक करेक्ट प्राइस चार्ज करते हो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लेते हैं। पब्लिक इमेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंपनीज सक्सेस। कंपनी की सक्सेस के लिए पब्लिक इमेज बहुत ज़रूरी है। इट इज़ फॉर्म बाय ब्रांड नेम, एम्प्लॉयज, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। उसके बाद देखिए प्राइसिंग भी इफेक्ट करता है कंपनी की इमेज को। कैसे, जिस फर्म का स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेप्यूटेशन है वो हायर प्राइसेस चार्ज कर सकता है। हाई क्वालिटी ब्रांड्स में लूज कस्टमर, मतलब वो अपने कस्टमर को लूज कर सकते हैं अगर उनका प्राइस बहुत कम हो, बहुत चीप लगे लोगों को खरीदने में। ठीक है, उसके बाद कस्टमर एक्सेप्ट हायर प्राइसेस फ्रॉम ट्रस्टेड कंपनी। जो उन कंपनी पे उन्हें भरोसा होता है उस पर वो हायर प्राइसेस भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे क्या होता है, एक ब्रांड इमेज बनती है, कस्टमर का ट्रस्ट मेंटेन और बिल्ड होता है। उसके बाद देखिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जब आप फंड्स जनरेट करते हो फॉर ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मीन्स जनरेटिंग फंड्स फॉर ग्रोथ एंड री इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्रोथ के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे तो आप वो फंड्स को जनरेट करते हो, जब आपके पास पैसे आ गए, ग्रोथ भी हो गई, तो उस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो, उसे कहा जाता है री इन्वेस्टमेंट। फर्म कभी कभी क्या करती है, प्राइस को ज्यादा सेट करती है जिससे क्या आ जाता है, सरप्लस प्रॉफिट आ जाता है और फिर उस सरप्लस प्रॉफिट को यूज किया जाता है एक्सपेंशन और री इन्वेस्टमेंट के लिए। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हो और एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो उसको आप कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो।
गवर्नमेंट ऑल्सो यूज प्राइसिंग टू इंक्रीज रेवेन्यू, गवर्नमेंट भी यही करती है, प्राइस को यूज करती है अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। जनरली ये कहाँ पर यूज किया जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज में, जहाँ पे टैक्स और प्राइसिंग दोनों ही क्या होता है, फंड जनरेट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो है इसका मीनिंग। क्या मीनिंग है इसका? जनरेट फंड करता है फॉर ग्रोथ और रीइन्वेस्टमेंट। प्राइसेस को हाई रखा जाता है जिसकी वजह से सरप्लस प्रॉफिट हो जाता है, और फिर उस सरप्लस प्रॉफिट को क्या किया जाता है? एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। उन कंट्रीज में जहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्सेस से, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइसिंग को यूज करती है अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, और ज्यादातर ये कहाँ होता है? डेवलप्ड कंट्रीज में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको ये सारे याद करने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव टीपी, टी क्या है हमारा? टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारे खर्चे निकल जाए और हमारा कुछ प्रॉफिट भी आ जाए। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बताया मैंने आपको। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो वहां पर आपको थोड़ी सोसाइटल और ऑब्लिगेशंस को भी क्या करना है? फुलफिल करना है। उसके बाद हमारा क्या था? मार्केट रिलेटेड। मार्केट रिलेटेड में सबसे पहले आता है कंपटीशन। कंपटीशन बीट करना है आपको, फिर उसके बाद अपना मार्केट शेयर क्या करना है? मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है। और उसके बाद है प्राइस स्टेबलाइजेशन, जिसमें हमें प्राइस स्टेबलाइज करना है। जो कॉम्पिटिटर का प्राइस है वही प्राइस रखकर हम प्राइस को स्टेबलाइज करते हैं, ताकि प्राइस वॉर्स ना हो, लड़ाइयाँ ना हो। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ होता है? ओलिगोपोली मार्केट में होता है, जहाँ पे बहुत ही कम सेलर्स होते हैं। पब्लिक रिलेशन में हमने पढ़ लिया, पब्लिक इमेज इनहेंस होती है, और अच्छी इमेज वाली कंपनियां क्या करती हैं? थोड़ा हाई प्राइस चार्ज करती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो कस्टमर के सामने उसकी ब्रांड इमेज कुछ ना कुछ कम हो जाती है। ठीक है, प्राइस को यूज किया जाता है अपनी ब्रांड इमेज को बिल्ड करने के लिए और कस्टमर का ट्रस्ट पाने के लिए। उसके बाद है हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फंड्स को जनरेट करना है। फंड्स कैसे जनरेट कर सकते हो? थोड़ा हाई प्राइस चार्ज करो, सरप्लस प्रॉफिट आ जाएगा। उस सरप्लस प्रॉफिट को आप एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट भी ऐसी जगह पर जहां पर गवर्नमेंट टैक्सेस को यूज करती है फंड्स को जनरेट करने के लिए, उधर क्या होता है? प्राइसिंग को यूज किया जाता है टू इंक्रीज रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट। चलिए, ये हो गए हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइसिंग। प्राइसिंग करने की जरूरत क्या है? फायदे क्या है? ठीक है, दो तरीके से फायदे देखने हैं। एक तो कंज्यूमर के लिए फायदा देखना है आपको प्राइसिंग का, और एक फर्म के लिए देखना है। फर्म के लिए आपको इंपॉर्टेंस कैसे याद करोगे? आपने एक निमोनिक्स बनाया है, दैट इज फिर क्यों पीसीएम इमेज। फिर क्यों पीसीएम इमेज। फिर से क्या है? फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन और मार्केट शेयर। अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए और कॉम्पिटिटिव पोजीशन एक मार्केट में बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? प्राइसिंग पे ध्यान देना पड़ता है। फिर क्यू से क्या है हमारा? क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। जिस हिसाब से आपका प्राइस होता है उसके हिसाब से ही आपका प्रोडक्शन डिसाइड होता है कि ज्यादा करना है या कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस इज वेरी लो तो आप क्या करते हो? ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन आपका प्रोडक्ट का प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो आप प्रोडक्शन थोड़ा कम करते हो। उसके बाद देखिए, फिर का क्या है? फाइनेंशियल गोल्स ऑफ दी कंपनी। हर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, वैसे ही जैसे आपके पर्सनल गोल्स होते हैं वैसे बिजनेस के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। उनको फुलफिल करने के लिए फंड्स चाहिए, तो उसके लिए भी प्राइसिंग क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइसिंग से ही क्या होगा? पैसे आएंगे। उसके बाद है क्वालिटी एंड वेरिएंट्स इन द प्रोडक्शन। जैसे जैसे आपकी टाइप की क्वालिटी है वैसे वैसे आपको प्राइसिंग करनी होती है। ठीक है, अगर आपकी 4 टाइप की क्वालिटीज आती हैं तो उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग करनी पड़ेगी, इसलिए प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है पीसीएम। पी से क्या है हमारा? प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। आपको एक प्रोडक्ट की अपनी मार्केट में पोजीशन बनानी है, उसको जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए उसके लिए भी आपके लिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सी से क्या है हमारा? कंसिस्टेंसी विद अदर वेरिएबल इन द मार्केटिंग मिक्स। आपके मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? आपके 4 पीस है। उन पीस में से एक पी क्या है? प्राइस है, और एक पी प्राइस को बाकी 3 पी के साथ क्या करना है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से प्राइसिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम से क्या है? मेंटेनिंग सिस्टम्स ऑफ फ्री एंटरप्राइज। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनमें से मान लो एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो क्या करता है? फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है?
फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उनका सिस्टम भी मेंटेन करने के लिए हमें दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है उधर प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इमेज। इमेज क्या है? कंपनी की इमेज प्राइसिंग से क्या है? कनेक्टेड है। हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया, ये हमने ऑलरेडी पीछे ये ब्रांड इमेज वाले पॉइंट में रीड कर लिया। ठीक है, क्या याद करोगे? फिर क्यू, पीसीएम, इमेज। उसके बाद है फॉर कंज्यूमर, डीएस। ठीक है, फॉर कंज्यूमर क्या इंपॉर्टेंट है? आप खुद खरीदने जाते हो, तो आपके लिए प्राइस क्यों मायने रखता है? सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग। आपको पहले देखना है कि भाई आपको ये लेना है या नहीं लेना। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो सबसे पहले होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। ठीक है, हम कोई भी चीज़ खरीदते क्यों है? ताकि हमारी कोई नीड या वांट सेटिस्फाई हो जाए। अगर हमारी नीड और वांट सेटिस्फाई हो रही है तो हम खरीद लेंगे। उसके बाद हमें प्राइस देखना होता है कि भाई हमारे बजट में है या नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग में भी क्या करता है? प्राइस हेल्प करता है। डिटरमाइन द परचेजिंग पावर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर। अब जिसका जितना अच्छा खरीदने की क्षमता होगी, फॉर एग्जाम्पल आगे जाके आपकी जॉब लगेगी, आप अगर 25,000 कमा रहे हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपकी परचेजिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके हिसाब से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 25,000 पर मंथ कमाते हैं तो शायद आप ब्रांडेड कपड़े कम पहने। अगर 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाते हो तो आपको क्या चाहिए? ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए। तो इट हेल्प्स यू टू डिटरमाइन परचेजिंग पावर। आपको अपनी परचेजिंग पावर पता चलेगी और आपकी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कहना चाहते हैं, आपको अपनी औकात पता चलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? सोशल वेलफेयर इन्हांसमेंट। कुछ कंज्यूमर्स के लिए सोशल वेलफेयर इन्हांसमेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट सब्सिडीज में मिल जाते हैं, सब्सिडी दे देते हैं गवर्नमेंट वाले, तो प्राइसिंग से कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर का इन्हांसमेंट भी किया जाता है। और एग्जाम्पल हो गया राशन शॉप्स, वहाँ पर बहुत कम प्राइस पे क्या किया जाता है? गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो कंज्यूमर के लिए कहीं ना कहीं एक वेलफेयर हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। चलो, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।